आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित तुलसी प्रबल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने कल आधुनिक भारत का इतिहास इंट्रोडक्शन क्लास लिया था। इसमें कुछ चीज़ें बताई, सिलेबस क्या है, तो आपने देखा भी। बहुत से लोगों को लाइट इशू या आवाज़ इशू लगा, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आवाज़ आप फिर बताएंगे, फीडबैक देंगे कि आवाज़ कैसी है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोर्ड पर लाइट का थोड़ा इशू है, 1-2 दिन में सुधर जाएगा। जैसे यहाँ पर आप बताते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो मैं धीरे धीरे सब संभाल लूँगा और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट दूँगा। और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे लिखने की कोशिश करें। मैं इतना स्लो बोलूँगा कि आप लिख सकेंगे और आप नोट्स बना सकेंगे। नोट्स बनाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिना नोट्स बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। लर्न नोट्स करना है, बस इतना है। याद रखिएगा कि आप जितना कुछ करेंगे अपने लिए करेंगे और मेहनत करेंगे हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आप एक अच्छा स्कोर एक एग्ज़ाम में लेकर के आएंगे। आज आधुनिक भारत में मैं बात करूँगा ब्रिटिश विस्तार। किस पर बात करनी है? ब्रिटिश विस्तार पर बात करनी है। कौन, कहाँ से, क्या हुआ, कब हुआ, उन चीज़ों बात करेंगे। मैं कर्नाटक के युद्धों पर बात करूँगा। हो सका और टॉपिक्स लेकर आऊँगा जिन पर मैं धीरे धीरे चर्चा करता रहूँगा। 1-2 दिन में कई सारे युद्ध, बंगाल विजय पर भी चर्चा करूँगा। तो इन चीज़ों को लेकर मैं धीरे धीरे आऊँगा और आप वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँ, अच्छे से मेहनत कर सकूँ, एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ। बस आप अगर हमारे साथ हैं फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर भेजें, जो नहीं पढ़ रहे हैं इतिहास को उनको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास वो विषय है जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भी पढ़ सकता है, जो नहीं दे रहा है वो भी पढ़ सकता है। तो आइए हम बात करेंगे। आज हमको बात करनी है, वो हमको ब्रिटिश विस्तार बात करनी है। ब्रिटिश विस्तार क्या था, कैसे था, कब हुआ, क्यों हुआ, तो इन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भारतीय राज्य थे उनमें क्या मुगल वंश राजनीति तथा क्या थी, विस्तार क्या हुआ। विस्तार कहाँ हुआ? विस्तार का मतलब सीधा है कि बंगाल कर्नाटक युद्ध हुई, मैसूर विजय हुआ, आंग्ल मराठा आए और उत्तर प्रांत में विस्तार होता रहा। तो इन चीज़ों से पहले हम बात करेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भारतीय राज्य थे उनकी क्या स्थिति थी। भारतीय राज्य थे उत्तरार्ध में कब? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भारतीय राज्य थे उनकी क्या स्थिति थी, इन पर हम चर्चा करेंगे। जो हम बात करनी है हमको ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश विस्तार, इस पर चर्चा हमको करनी है। ब्रिटिश विस्तार पर चर्चा करनी है। इसमें क्या करना है, 3 खंडों में इसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे कि इनकी राजनीतिक दशा क्या थी। सबसे पहले क्या है कि 18वीं सदी में जो भारतीय राज्य थे उत्तरार्ध, 18वीं सदी में भारतीय राज्य की स्थिति क्या थी, भारतीय राज्य क्या थे, मतलब उस टाइम पे भारतीय राज्य कैसे थे, क्या चल रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। फिर बात करेंगे इसमें किस पर, ब्रिटिश विस्तार। विस्तार क्या था, फिर विस्तार पर चर्चा करेंगे। विस्तार में क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर ये विस्तार किया इन्होंने, विस्तार। तो सबसे पहले आपको करना है कि 18वीं सदी में भारतीय राज्य क्या कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि 1707 से ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खासकर स्टार्ट होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद जो ताकतवर मुगल थे वो उनका खात्मा हो जाता है और उसके बाद जो कमज़ोर मुगल आते हैं, कमज़ोर मुगल जिसमें प्रोकुशियर आता है, जो एक 1717 का फरमान देके चला जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आगे चल करके बंगाल विजय पर वो एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इन चीज़ों को लेकर वो चर्चा करेंगे।
तो क्या हुआ, 1717 तक भारत के एक बड़े भाग का मुगलों का नियंत्रण था। 1717 तक बड़े भाग पर, भारत पर बड़े भाग पर मुगलों का क्या था, नियंत्रण था। लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक, कब तक, 18वीं सदी के मध्य तक आसपास मुगलों की सत्ता सिमट कर दिल्ली तक रह गई। कहाँ तक रह गई, दिल्ली तक रह गई। इसके साथ ही छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि 1707 तक मुगलों का जो सत्ता थी वो पूरे लगभग भारत पर कब्जा था इनका। उसके बाद 1717 में औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हुआ, और छोटे छोटे राज्यों के उदय के साथ इनकी जो सत्ता थी दिल्ली तक लगभग सिमट के रह गई। छोटे छोटे लगभग इनका जो है आसपास मुगलों की लिमिट कर रह गई। दूसरा क्या था कि बंगाल में नवाबों का शासन रहा। बंगाल में नवाबों का शासन था, अवध में नवाबों का शासन था, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में। क्या हुआ कि 1700, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो आप लोग ध्यान देंगे कि 1707 तक मुगलों का शासन जबरदस्त रहा। इसके बाद इनकी सत्ता दिल्ली तक सिमट कर रह गई। वह छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। दूसरा क्या था, बंगाल में नवाबों का शासन था, नवाबों का, और अवध में भी नवाबों का शासन, अवध में भी नवाब शासन था। रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में क्या था कि रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद, कहाँ, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में किसका शासन था, अफगान आए। और इसने कहा कि छोटे छोटे राज्य जो थे उनका उदय हुआ, तो बंगाल में नवाबों का, अवध में भी नवाब, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में अफगान आए। ये चीज आपने ध्यान से सुनी। क्या हुआ कि रुहेलखंड में, फर्रुखाबाद में अफगानों का शासन हुआ। राजस्थान में राजपूतों की सत्ता। क्या हुआ, ये राजस्थान है, राजस्थान में राजपूतों की सत्ता, जिसमें आपको मेवाड़ी मिलेंगे। कौन मिलेगा, आमेर। इसमें आपको कौन मिलेगा, आमेर मिलेंगे, मेवाड़ और रेवाती। कौन, रेवाती, ठीक है। मारवाड़ होंगे, मेवाड़ होंगे, और कौन होगा, मारवाड़। ये चीज आपने ध्यान से देखी कि क्या क्या चलता रहा। आपने अगर नोट कर लिया है तो इसको हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि गैप कम है। तो क्या हुआ, राजस्थान में राजपूतों की सत्ता हुई, आमेर, मेवाड़, मारवाड़ रहे। और हम देखेंगे कि दिल्ली, नोट करते रहें कि दिल्ली में कौन रहा। देखेंगे कि दिल्ली से आगरा के मध्य, जाट, कौन, जाटों का शासन। सिंध भी एक स्वतंत्र राज्य था। क्या था, सिंध भी एक स्वतंत्र राज्य था। तो ये सिंध क्या था, सिंध भी एक स्वतंत्र राज्य था। यहाँ पे मुगलों एवं अमीरों का शासन था। यहाँ किसका था, सिंध में मुगल थे प्लस अमीर। कौन था, मुगल थे प्लस अमीरों का शासन था। पंजाब में
पंजाब जो था, पंजाब में रणजीत सिंह का शासन था। रणजीत सिंह का शासन था। रणजीत सिंह का शासन था। कहा जाता है कि रणजीत सिंह के समय कि ब्रिटिश के बाद सबसे मजबूत सेना थी। किसके बाद? रणजीत सिंह के बाद। ब्रिटिश के बाद सबसे मजबूत सेना अगर किसी की थी तो ये रणजीत सिंह की सेना थी, क्योंकि रणजीत सिंह समझ चुके थे कि नौसेना, तमाम प्रकार की सेना इनके पास थी। सबसे ताकतवर सेना अगर देखा जाए भारत में उस टाइम विश्व को लेकर के चर्चा होती थी तो रणजीत सिंह की सेना गिनी जाती थी। क्योंकि फिर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। कहाँ था? उत्तरी कर्नाटक पर प्रत्यक्ष रूप से मराठों का शासन था। आपको ध्यान देना होगा क्योंकि भारतीय राज्य थे, मुगलों की पतन के बाद जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे उनकी मैंने चर्चा की। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद हैदराबाद में निजाम का शासन था। हैदराबाद में किसका था? हैदराबाद में निजाम का शासन। हैदराबाद निजाम हो गए। कर्नाटक में नवाब फिर आ गया। आपको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक की बात की है, पूरे कर्नाटक की नहीं। उत्तरी कर्नाटक जो है, जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, उसके बाद उत्तरी कर्नाटक में मराठाओं का शासन रहा है। और हैदराबाद में निजाम, कर्नाटक में नवाब। ठीक है, ये याद रखना है। केरल में भी छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। कहाँ था? केरल में छोटे राज्यों का नेतृत्व था। मैसूर में हैदर अली। कौन था? मैसूर में हैदर अली। ये इनका शासन रहा है 18वीं सदी में, जो रहा शासन कि मुगलों के बाद कौन आया। तो ये सब आते रहिए, हमारा विस्तार रहा है कि मुगलों के जैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या चलता रहा, कौन छोटे छोटे राज्य आए, तो ये छोटे छोटे राज्य बढ़ते रहे। मैं आप बात करूंगा 18वीं सदी के समय भारत में राजनीतिक दशा क्या थी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे राज्य हैं यही एक बताएंगे कि राजनीतिक कंडीशन क्या थी, क्या दशा थी, उन पर आप ध्यान देंगे। हमारे साथ आप नोट करते रहें। मैं बहुत सारा मैं बोलूँगा भी, क्योंकि आपको कॉपी पेन साथ रखना है और लिखना भी है। कॉपी पेन साथ रखना है, लिखना भी है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करनी है कि 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा। भारत में 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? भारत में छोटे छोटे राज्यों का विभाजन हुआ। क्या हुआ कि नंबर 1, भारत छोटे छोटे
छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ। विभक्त हुआ, क्या हुआ? विभक्त हुआ, मतलब विभाजित हुआ। मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली एवं भारतीय जो मराठा थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्या थे? मराठा नंबर 2 में है कि मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली, मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली तो थे, लेकिन भारत में जितनी मजबूत शक्तियां थी, सर्वाधिक शक्तिशाली थे, लेकिन भारत में जो सबसे मजबूत शक्तियां थी किसी से भी मराठाओं की नहीं बनती थी। सबसे इनका युद्ध होता था, सबसे इनका मतभेद था। ये आपको ध्यान रखना है कि 18वीं सदी में जो राजनीतिक कंडीशन थी उसमें मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे इनकी बनती हो। हर किसी से इनका युद्ध चलता रहता था, हर किसी से इनका जो संघर्ष था मराठाओं का हर शक्ति से, लगभग जितनी मजबूत शक्तियां थी हर शक्ति से संघर्ष चलता रहता था। क्या था? संघर्ष रहता था। हर शक्ति से जितनी शक्तियां थी, मजबूत शक्तियां थी, हर शक्ति से इनका मजबूत जो है संघर्ष रहता था। अब प्राय भारतीयों क्या था, उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष ज्यादा रहा कि उस समय क्या था, भारत में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष रहे। क्या रहा? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होते रहे। पड़ोसी राज्यों में साम्राज्य को लेकर क्या हुआ कि पहली बात तो भारत में उत्तराधिकार को लेकर, दूसरा पड़ोसी राज्यों में साम्राज्य को लेकर पड़ोसी राज्यों में साम्राज्य को लेकर संघर्ष रहा। सैनिक या पारंपरिक सैन्य व्यवस्था, क्या था? सैनिक या पारंपरिक सैन्य व्यवस्था। राजनीतिक एकता की कमी, क्या था? उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि राजनीतिक एकता की कमी एवं राष्ट्रीय चेतना का अभाव। क्या था? राष्ट्रीय चेतना, ये जो थी इसका फायदा अंग्रेजों ने बहुत उठाया। चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव बहुत रहा है। राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा है। उत्तर पश्चिम से नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण एवं उत्तर तथा पश्चिम भारत में राजनीतिक, क्या था? नादिर शाह, उस टाइम पे नादिर शाह भी आया। नादिर शाह का आक्रमण प्लस अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तो उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिरता की कमी। इस टाइम पे क्या था? उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिरता की कमी थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, विशेषकर फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनियों में भारत पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। क्या था? यूरोपीय कंपनी व ब्रिटिश कंपनियों में प्रतिस्पर्धा थी। क्या था? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां विशेषकर फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनियों में तो भारत में चीजें क्या था कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों में भारत पर कब्जा, यानी बाजार मार्केट
या व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा रहता था। इनमें भारत को लेकर व्यापार में प्रतिस्पर्धा रहती थी, भारत का नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा थी इनमें। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनी में, इनमें प्रतिस्पर्धा रहती थी कि भारत पर व्यापार अधिक कौन करेगा, या रहता था इन पर कब्जा कौन करेगा। नियंत्रण, भारत पर नियंत्रण को लेकर इन प्रतिस्पर्धा रहती थी। आज हम इसके जस्ट बाद हम चर्चा करेंगे कर्नाटक का युद्ध क्या था, कब हुआ, कौन हारा, कौन जीता, उन चीजों को लेकर चर्चा हम करेंगे। इसको हम खत्म करते हैं। आपने समझ लिया कि क्या था उस टाइम पे, राजनीतिक कंडीशन क्या थी। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश विस्तार। उसमें कर्नाटक के प्रथम युद्ध से लेकर के शुरुआत होता है, क्योंकि कर्नाटक का जो युद्ध है, जो 3 युद्ध हुए 1746 से 48, पहला युद्ध जो हुआ 1746 से 48, दूसरा 1749 से 55 और तीसरा होता है 1758 से लेकर के तीसरा तक रहता है। तो फिलहाल तीसरा युद्ध जो है वांडीवास में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया जाता है, जिसमें आयरकुट सेना से हार जाता है फ्रांसीसी। कि उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन जो होता है कि 1763 क्यों माना जाता है, क्योंकि 1763 में संधि हुई और संधि के बाद फिर फ्रांसीसी ने मान लिया कि अंग्रेज ही सर्वोच्च हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ व्यापारी करूंगा और कोई मतलब नहीं है, मैं सेना नहीं रखूंगा। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साथ दिया, उन्होंने भारत में सेना एकजुट करने का बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बढ़ाया, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि मैं सिर्फ व्यापार करूंगा, मैं सेना नहीं रखूंगा। ऐसा जो उन्होंने तृतीय संधि की उन्होंने कहा था वांडीवास युद्ध की बात, ठीक है। उन्होंने पेरिस संधि करते हैं 1763 में, तो कहते हैं कि मैं अब सिर्फ व्यापार करूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ। कर्नाटक के युद्ध अगर देखें, यहाँ से ही ब्रिटिश की विस्तार शुरू होता है। ब्रिटिश विस्तार, कर्नाटक युद्ध, पहला युद्ध होता है 1746 से लेकर के 1748। कब होता है, ये डेट याद रखनी है, क्योंकि वनडे एग्जाम में डेट खास कर पूछ लेता है। कब लिखनी है, 1746 से 48। रीजन क्या था, अब पूछ देता है युद्ध तो हुआ लेकिन कारण क्या था। ये हमारे यूपीएससी इस पर ध्यान दें, कारण पूछता है, कारण क्या था। पहली बात, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा, फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। पहला क्या था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। दूसरा था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ये तो हुआ कि कर्नाटक के युद्ध में पहला युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। कारण क्या था, आपने देखा क्या कारण था कि अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में महत्वाकांक्षा, दोनों में लालच था। और दूसरा था क्या, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वो भी एक थीम बना, वो भी इसका एक रीजन बना, ताकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुए, हम बात करेंगे परिणाम क्या, कौन जीता कौन हारा। तो परिणाम क्या हुआ कि 1748 में एक्सला साखी की संधि हुई। 1748 में
एक्स ला सापेल की संधि हुई। कहीं भी चापेल लिखते हैं, संधि मैंने दो किताब देखा है वहां पे चापेल लिखा है। एक्स ला सापेल की संधि हुई, किसकी संधि हुई? एक्स ला सापेल की संधि हुई और युद्ध समाप्त रहा। युद्ध समाप्त किया गया, लेकिन युद्ध अनिर्णायक रहा, निर्णायक नहीं रहा, अनिर्णायक रहा, युद्ध अनिर्णायक रहा, किसी की कोई जीत नहीं हुई, अनिर्णायक रहा। हालांकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति थी, हालांकि बात करेंगे इसमें फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हुई। यह एरो जो ऊपर हुआ मतलब मजबूत हुई। क्या हुआ कि जो प्रथम युद्ध था इसमें जीत किसी की नहीं हुई, लेकिन फ्रांसीसी थे, इनकी स्थिति थोड़ा मजबूत हुई। अंग्रेज स्थिति नहीं मजबूत हुई उतना, क्योंकि शायद नेतृत्व तो इतना अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन जो इसमें दिखाया गया है कि फ्रांसीसी की स्थिति मजबूत हुई और प्रथम युद्ध जो हुआ 1746 से 48 तक हुआ। कारण क्या थे आपने देखे कि महत्वाकांक्षा और ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। परिणाम क्या रहा? निर्णायक रहा। संधि कौन सी हुई? एक्स ला सापेल संधि। कब हुई? 1748 में संधि हुई। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि इस टाइम पे किनके चीजों को क्या हुआ कि 1746 में सेंट टोमे या अड़यार के युद्ध में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। किसने? 1748 में। कब किया? 1746 में सेंट टोमे। किसने? सेंट टोमे या अड़यार के युद्ध में। ये हो सकता है कभी कभी आ जाए कि अड़यार युद्ध कब हुआ? अड़यार का युद्ध ये हुआ है 1746 में। हुआ है 1746 में। किसकी हार हुई? कर्नाटक के नवाब की। हराया किसने? फ्रांसीसी ने। यहाँ पे क्या हुआ कि कर्नाटक के नवाब हारे, फ्रांसीसी जीते। अड़यार या सेंट टोमे के युद्ध में, सेंट टोमे या अड़यार के युद्ध में फ्रांसीसी जो थे उन्होंने कर्नाटक के नवाब को हराया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कर लिया है तो इसको हम हटाते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ नोट करते रहेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विशेष फोकस करें। बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें और करें। अब आएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कौन सा? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। मैं लिखा देता हूँ, कुछ चीजें ही लिखाऊंगा, बाकी मैं बोलूंगा ही, क्योंकि लिखाना संभव नहीं, बहुत है, बहुत चीजें हैं जो कि आप अगर लिखते रहेंगे तो बहुत कुछ लिख डालेंगे। मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से लिखेंगे भी। ठीक है, दूसरा युद्ध कब हुआ? 1749 से 1755। 1749 से 1755। इसमें फ्रांसीसियों के लिए घटना घटी, करने ही कहेंगे उसको, क्योंकि डुप्ले का चला जाना शायद अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चला गया। क्योंकि अंग्रेजों ने एक कूटनीति थी कि उन्होंने फ्रांसीसियों को कहकर, अपनी कंपनी से कहकर डुप्ले को भारत से फ्रांस भेज दिया। फिर आते हैं काउंट दलाली, जिनको कुछ होश नहीं होता है, वो थोड़ा सा युद्ध करते हैं और संधि लेकर बैठ जाते हैं, जबकि उनको पता होता है कि अंग्रेज संधि उसमें से मतलब नहीं रखते, वो जब मन करता है उनका संधि खत्म कर देते हैं। जबकि डुप्ले जो था, डुप्ले भारत की स्थिति को समझ चुका था। ये अंग्रेजों को खबर थी, ये अंग्रेजों को खबर थी कि डुप्ले भारत की स्थिति को समझ चुका है। अगर डुप्ले होता तो शायद फ्रांसीसी मजबूत होते, क्योंकि अंग्रेजों को ये चीज जानकारी हो चुकी थी। तब उन्होंने कहा कि कैसे भी करके डुप्ले को भारत से फ्रांस भेजना होगा। तो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस चला गया डुप्ले 1754 में, 1755 में ही पांडिचेरी की संधि हो जाती है। क्योंकि द्वितीय युद्ध जब हुआ 1749 से स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? रीजन तो वही रहा,
अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा। प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ, कारण क्या था? कारण आपने पहले देखे कि महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और इसमें प्रॉब्लम और हो गई थी। इस समय हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों में झगड़ा हो गया था। इसमें हैदराबाद, हैदराबाद प्लस कर्नाटक, कर्नाटक के नवाबों में झगड़ा हो गया था। ये चीज आप ध्यान देंगे। हैदराबाद में जो थे, हैदराबाद में जो थे, हैदराबाद दो लोग थे, नासिर जंग। कौन कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में थे अवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन चांदा साहब, चांदा साहब। ये जो लोग थे, ये इनके बीच उत्तराधिकार को लेकर लफड़ा था। क्या था? इनके बीच उत्तराधिकार को लेकर लफड़ा था। तो हुआ क्या कि इनको ब्रिटिश ने पकड़ लिया, इनको फ्रांसीसी ने लिया। किसने लिया? ब्रिटिश, फ्रांसीसी। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश फ्रांसीसी दोनों में एक एक पार्टी घुस गई। अब बर्बाद तो होने था, क्योंकि जहां पर अपने घर में बाहरी घुस जाए फिर कोई बर्बादी रोक नहीं सकता। तो हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए, झगड़ा हुआ, जिनको लेकर इनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं कर पाया, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं कर पाया। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में 1749 में अंबूर की लड़ाई, 1749 में किसकी लड़ाई हुई? अंबूर, अंबूर की लड़ाई में, अंबूर की लड़ाई हुई। और अंबूर की लड़ाई हुई जिसमें फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जीते, फ्रांसीसियों की विजय हुई। शीघ्र ही क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ कि अंबूर का जो युद्ध हुआ इसमें फ्रांसीसी जीते, और शीघ्र ही तदुपरांत शीघ्र ही क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। इसकी, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई। शीघ्र ही स्थिति क्या हुआ? मजबूत हुई। किसके नेतृत्व में? क्लाइव के नेतृत्व में। होता क्या है कि 1755 में, फिर 1755 आता है। 1755 में पांडुचेरी की, पांडुचेरी संधि हुई, जिसमें कहा गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। युद्ध निर्णायक रहा, कर्नाटक पर अंग्रेजों का व हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का अप्रत्यक्ष रहा, अप्रत्यक्ष शासन रहा, प्रभाव रहा। और सबसे बड़ी गलती क्या थी? कहा जाता है कि 1754 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले को फ्रांस भेजना फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण गलती मानी जाती है। क्या माना जाता है कि 1754 में फ्रांसीसियों के द्वारा डुप्ले को फ्रांस भेजना सबसे बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि डुप्ले होता तो शायद ये ना होता। अब चर्चा करेंगे तृतीय युद्ध पर। तृतीय युद्ध कर्नाटक का दो युद्ध आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो पैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे सरल समझाना भी नामुमकिन, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट करा रहा हूं, बहुत शॉर्ट। बहुत ही शॉर्ट में करा रहा हूं, आप लोग बस साथ बन रखिएगा। तृतीय युद्ध कब होता है कि तृतीय जो युद्ध है, तृतीय युद्ध 1758 से 1763, ये कर्नाटक का लास्ट युद्ध है, जिसमें अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। कारण आपने पता है,
दूसरा वही एक कारण है, कारण जो है महत्वाकांक्षा। दूसरा विरल हो गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ा रीजन था। ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य शतवर्षीय युद्ध, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी रीजन था। आपने देखा कि महत्वाकांक्षा ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। परिणाम क्या रहे? घटनाक्रम एवं परिणाम क्या था? परिणाम क्या था? परिणाम पांडीवास 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। इसमें ये बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह फ्रांसीसियों को हराया गया। ये निर्णायक युद्ध था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेनापति आयरकुट, कौन? आयरकुट, अगर पूछ देता है इस टाइम, सेनापति कौन था? आयरकुट के द्वारा फ्रांसीसियों को गवर्नर दलाली बोलते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांस का जो गवर्नर था लाली, उसको काउंट दलाली बोलते हैं, लाली को पराजित किया गया और फ्रांसीसियों की निर्णायक हार थी। 1763 में क्या होता है कि पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि हुई और इनसे कहवाया गया कि संधि होने जस्ट बाद युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की। फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की तथा ये आश्वासन दिया कि भारत में वे अब कोई सेना नहीं रखेंगे, केवल व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? केवल व्यापार करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे? व्यापार। आपने 3 युद्ध देखे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, तीनों युद्ध कितने सरल थे। 1746 से लेकर 48 तक प्रथम युद्ध, एक्स्ट्रा-सापेल की संधि। द्वितीय युद्ध 1748 से 55, पांडिचेरी की संधि 55 में। 1758 से लेकर 63 तृतीय युद्ध में जो संधि हुई है उसे हम पेरिस संधि बोलते हैं, जो कि 1763 में हुई। अंबूर का युद्ध, सेंट टोमे का युद्ध, लास्टली वांडीवास का युद्ध जो था वह फ्रांसीसियों के लिए सबसे बुरा दिन था शायद, क्योंकि वांडीवास के युद्ध के बाद इन्होंने मान लिया कि अंग्रेज ही सर्वोच्च है भारत में। अब बात करेंगे कर्नाटक युद्ध का भारत में ब्रिटिश विस्तार से दृष्टिकोण से महत्व। ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से क्या महत्व रहा, आप लोग नोट डाउन करेंगे कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी को खत्म किया। क्या किया कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को ही नहीं खत्म किया, उन्होंने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। क्या किया कि उन्होंने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी को खत्म कर दिया। विस्तार के क्रम में यूरोपीय शक्तियों के द्वारा कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्या कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं की गई। हालांकि भारतीय राज्यों के साथ युद्ध में फ्रांसीसियों ने अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों का विरोध किया। क्या किया कि जब कोई युद्ध हुआ, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। युद्ध में भारतीय सैनिकों की सेवा ली गई। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि भारतीय सैनिकों को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित का साम्राज्य विस्तार एवं सुरक्षा में उपयोग किया जा सकता है। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। यह अनुभव अंग्रेजों को हुआ और उन्होंने इसका फायदा उठाया।
राष्ट्रीय चेतना का अभाव हुआ और अंग्रेजों को इसका अनुभव हुआ, जिसको लेकर के उन्होंने इसका फायदा उठाया। राजनीतिक एकता की भी कमी रही, क्योंकि परस्पर संघर्ष जैसी परिस्थितियों का भी अंग्रेजों को व्यवहारिक अनुभव हुआ और साम्राज्य विस्तार में उपयोगी रहा। आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम बात करेंगे बंगाल विजय कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या कारण रहे, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल रोहित यदुवंशी प्रबल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें जिनको हिस्ट्री समझ नहीं आती है। मैं दावा करता हूँ कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, एशियंट मेडिवल भी आपको समझ आएगा, ये वादा है मेरा। बस आप हमारे साथ बने रहें, नोट करते रहें, लर्न करते रहें। जितना मैंने आज कराया है ये आप कल तक लर्न कर लें। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में। बस आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जो पढ़ा है उसने मेहनत करी है, और मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। बस टूटना मत। हर दिन लगता है कि अब हार गया, अगर आप हार गए ना सब बेकार। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें। कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या समस्या है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है।